यस विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है, पहले सब्जेक्ट बता देता हूँ। भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। भूगोल का फर्स्ट पेपर है बीए फर्स्ट ईयर का, और शेल एवं चट्टानें जो हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने कल देखा था कि आग्नेय शेल के बारे में हमने कुछ देखा था। कितने भागों में बांटा गया मैंने आपको बताया था, 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय या प्राथमिक शेल, और दूसरी हमने बताई थी परतदार या अवसादी शेल, और तीसरी बताई थी रूपांतरित या कायांतरित शेल के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, आज हम इससे कुछ आगे हम जानकारी लेंगे। कल हमने कुछ देखा था कि आग्नेय शेलों का वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने कल आग्नेय शेलों की जो विशेषता है वो भी मैंने आपको बता दी थी, कौन सी किस प्रकार की क्या विशेषता क्या पाई जाती है। ठीक है, तो मैं कुछ वापस दोहरा देता हूँ। ये आग्नेय जो शेल है वो कठोरता और सरंध्रता होती है। कैसे होती है? सरंध्रता होती है। ठीक है, जल का इन चट्टानों पर कोई भी जल का जो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो चट्टानें होती है वो कैसे, आग्नेय जो शेल है वो कैसे टूटती है? अपर्दन या अपक्षय होता है उसके माध्यम से टूटती है। जैसे अपर्दन होता है पानी के साथ, हवा के साथ जो मिट्टी बह के आगे जाती है उसे कहते हैं अपर्दन कहते हैं। इसके बारे में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, दूसरी बात है कि इन चट्टानों में एक जो चट्टानें होती है उनमें जीवों का अवशेष नहीं पाया जाता है। किसमें? जो आग्नेय शेल है उसमें जीवों का अवशेष नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे, इन चट्टानों की जो रवे होती है वो एकदम महीन होती है, बहुत ही छोटी होती है, परंतु इनको रवों का जो आकार होता है वो कोई विशेष आकार नहीं होता है। ठीक है, आगे हम जैसे बात कर रहे थे, इन चट्टानों का स्वरूप भी बड़ा ही उबड़ खाबड़ होता है। कैसा होता है? इन चट्टानों का स्वरूप कैसा होता है? बड़ा ही उबड़ खाबड़ होता है। और तीसरी हम जैसे पांचवी बात है, ये चट्टानें कैसी होती है? सघन होती है। ये आग्नेय शेल की विशेषता होती है। अब जैसे हम आगे देखने वाले हैं, आज हम जो देखेंगे आग्नेय शेलों का वर्गीकरण। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ स्थिति के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण। ठीक है, हम सबसे पहले हमारे यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है पातालीय आग्नेय शेल। क्या नाम है? फर्स्ट नंबर 1 पे पातालीय आग्नेय शेल। पृथ्वी की आंतरिक, ठीक है, समझने की कोशिश करना, इसमें आ जाएगा आपको पातालीय आग्नेय शेल किसे कहते हैं? परीक्षा में से छोटा प्रश्न पूछा जाएगा आपको। ठीक है, ये जो लेवल आपको थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कंपटीशन होता तो छोटे छोटे क्लास में बहुत सारे बता सकता था अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पर आपको जो पूछा जाएगा वो क्या है, यहाँ पे थ्योरी टाइप लिखना है। ठीक है, पातालीय आग्नेय शेलों का आग्नेय शेल किसे कहते हैं? तो ये आ जाए, या ये वर्गीकरण में आपको वर्णन करना पड़ेगा, तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा? पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा के, ठीक है, मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होकर जम जाने से कौन सी शेल बनती है? पातालीय आग्नेय शेल बनती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होकर जम जाने से, ठीक है, ये जो शेल होती है ठंडा एवं ठोस होकर जम जाने से प्रस्तुत होता है, और इसे आंतरिक या आग्नेय शेल कहते हैं। आंतरिक या आग्नेय शेल या पातालीय। पातालीय का मतलब जमीन के अंदर, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पाताल। पातालीय या आंतरिक भी बोलते हैं इसको। ये आप समझ गए। जैसे आप में एग्जांपल क्या आते हैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं, आटा होता है ना, आपको जब बांधा होता है आटा, वो गीला होता है, लेकिन अगर उसको हवा में कहीं रख दे तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सूखने लगेगा, क्योंकि आटा तो धीरे धीरे सूखेगा। सूखने के बाद क्या हो जाएगा? वो कठोर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये शेल भी इस प्रकार से क्या हो जाती है? मैग्मा का ठंडा, जब आटा क्या होता है? धीरे धीरे सूखने लगता है, ये गर्म होगा तो तरल होगा। ठीक है, फिर क्या होता है? ठोस होकर जम जाने से क्या बनता है? पातालीय। ठीक है, अब आगे हम दूसरे जो हमारी आग्नेय शेलों का वर्गीकरण में दूसरा नंबर है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती आप समझ गए होंगे, बीच में मध्य में पाए जाने वाले शेल, मध्यवर्ती आग्नेय शेल। ठीक है, हम जैसे इसमें बात कर रहे थे, भूगर्भ से धरातल की ओर, भूगर्भ से धरातल की ओर प्रवाहित होने वाला मैग्मा। कौन सा मैग्मा? भूगर्भ से, भूगर्भ यानी जमीन के अंदर से, धरातल की ओर प्रवाहित, ठीक है, यानी जमीन के अंदर जो भाग है वहां से प्रवाहित होने वाला धरातल की ओर, धरातल ऊपर, तल ऊपर धरातल, ठीक है, धरातल पर की ओर प्रवाहित होने वाला मैग्मा जब मार्ग में बाधा उपस्थित होने के कारण मार्ग में पड़ने वाली भ्रंशों और दरारों में फेर कर ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं इसके माध्यम से। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर भूगर्भ से धरातल की ओर। ये मैंने आपके सामने भूगर्भ बना दिया, ठीक है, धरातल बना दिया, ये भूगर्भ।
भूगर्भ से यहाँ से क्या हो रहा है, ये प्रवाहित हो रहा है, मैग्मा प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है ऊपर की ओर निकलने के लिए। जहां जहां कमजोर शैलें होगी वो उस तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप भारी भीड़ में जा रहे हो तो आपको जहां जगह मिलेगी वहीं जाओगे। भीड़ में फंस गए हो, उधर से पुलिस डंडा मार रही, तो आप क्या करोगे, जहां भीड़ कम दिखेगी उधर जाओगे, या फिर जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी प्रकार से यहाँ बाधा, जब बाधा बनती है तो ये सूख जाता है, क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठंडा होकर जम जाता है, फैल कर ठंडा होकर ठोस हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय शेल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार वापस बता देता हूं, भूगर्भ से धरातल की ओर, भूगर्भ से धरातल की ओर प्रवाहित होने वाला मैग्मा, जैसे ये प्रवाहित हो रहा मैग्मा, जब मार्ग में बाधा उपस्थित होने के कारण मार्ग में पड़ने वाली भ्रंशों दरार, भ्रंश और दरार क्या कहते हैं, जो जमीन के अंदर तड़क आती है, जो एक अंतरा गैप आ जाता है। अब तड़क देखा होगा भूकंप के समय जो आता है, एक जैसे आपने दीवार में भी कहीं देखते हो, तो ये भ्रंश बड़े बड़े भ्रंश हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी भ्रंश इतने बड़े हो जाते हैं कि खाई के बराबर हो जाते हैं, कभी कभी झीलें बन जाती है, तो इतने बड़े बड़े भ्रंश बनते हैं। ठीक है, हमारे ये जमीन के ऊपर फैलकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। और इसी को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय शेल। पूछा जा सकता है परीक्षा में, मध्यवर्ती आग्नेय शेल के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए या इनके बारे में बताइए। तो आपको इसके बारे में इस प्रकार से बताना है, जब दरारें पड़ जाती, बाधा उत्पन्न होती, बीच में जम जाती, उसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय शेल। अब हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं बाह्य आग्नेय शेल। बाह्य आग्नेय शेल, बाह्य का मतलब बाहरी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब तप्त, तप्त का मतलब गर्म, एकदम गर्म, एवं तरल, गर्म होगा तो तरल होगा, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। जब तप्त एवं तरल मैग्मा धरातल पर पहुंच जाता है, कहां पर पहुंच जाता है, धरातल पर पहुंच जाता है, धरातल के ऊपर, तब तो ये आ रहा है, देखो फैल रहा है, पहुंच जाता है, तो वहां लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, वहां लावा कहलाता है। ठीक है, यह लावा वायुमंडल के संपर्क में आ जाने के कारण शीघ्र ही ठंडा होकर शेल का रूप धारण कर लेता है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार वापस सुन लो, मैं इसको आपको माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये धरातल है, धरातल के अंदर से क्या हो रहा है, मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, जो मैग्मा धरातल पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये मैग्मा पहुंच गया ऊपर, ये पहुंच के क्या हो गया, ये इधर उधर फैल गया, और फैल जाने के बाद क्या हो जाएगा, अब वायुमंडल की जो हवा लगेगी, उसके जो भी हवा लगने से क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। जैसे हवा लगी, ठंडा होगा, और क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस होने के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप शेल का रूप धारण कर लेगा। क्या करेगा, रूप धारण कर लेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और वापस बता दूं, पातालीय आग्नेय शेल, मध्यवर्ती आग्नेय शेल, और तीसरा है बाह्य आग्नेय शेल। जो इस और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो बताने वाला हूं आपको पॉइंट के आधार पर बताऊंगा, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण मैं बता रहा हूं। यस, हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आग्नेय शेलों के बारे में वर्गीकरण पढ़ा था। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है अधिशैलिक या अल्प प्रधान शेलें। देखो आपको यहाँ पे जैसे भी यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ आपको अगर नजर नहीं आ रहा हो तो मैं आपको नोट्स ऑलरेडी पीडीएफ के माध्यम से भेज ही रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। ठीक है, और एक बात और, ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लाइक जरूर करना है और कमेंट भी करना है। अच्छा लगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दो, या फिर व्हाट्सएप नंबर है आपके पास तो मुझे मैसेज करके बता दो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको कोशिश करूंगा आपका पूरा ये पढ़ाई के माध्यम में अच्छा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण। सबसे यहाँ पहले लिखा है अधिशैलिक या अम्ल प्रधान शेलें। अम्ल से आपको पता चल गया कि रासायनिक संरचना किसके आधार पर है, ये रासायनिक के आधार पर है, ये अम्ल प्रधान शेलें। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन। ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन इसमें मात्रा पाई जाती है, ये पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो, ये अधिशैलिक में पाई जाती है। इसमें अधिशैलिक या अम्ल प्रधान शेलें, इसमें एग्जांपल है यहाँ पे ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन। इस शेलें
इसमें जो सिलिका की मात्रा, अब तुम एक में प्रश्न पूछ लेता है यहाँ पे, सिलिका की मात्रा, सिलिका किसे कहते हैं ये जरूर बताना, ठीक है। सिलिका, जो सिलिका है यहाँ पर किसे कहा गया है ये जरूर मुझे आप आज बताओगे, ठीक है। अगर वास्तव में तुम पढ़ रहे हो तो मुझे ये कमेंट में या व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें जरूर बताना, ठीक है। सिलिका की इसमें जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 65% से अधिक होती है। कितनी होती है, 65% से अधिक होती है। आपको संख्या याद रखनी है, नंबर 1 में 65% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है, और इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का होता है, ठीक है। जैसे इसका जो कलर है वो कैसा होता है, 65% से अधिक होती है और इसका रंग हल्का होता है, ठीक है। अब हम दूसरे के नंबर की बात करें, या मध्य सिलिका शेल, मध्य सिलिका शेल, ठीक है। मध्य सिलिका यानी बीच में, हमने पहले 4 भाग ऑलरेडी बता दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मध्य सिलिका शेल। इसमें जो एग्जांपल है वो है डायोराइट और एंडेकार सिलिका की बात, ठीक है। डायोराइट और एंडेकार, जिसमें ग्रेनाइट और ऑब्सिडियन, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, डायोराइट और एंडेकार। डायोराइट कौन में है, मध्य सिलिका शेल में डायोराइट और एंडेकार। इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो होती है 55% से 65% के बीच में यहाँ पर मात्रा होती है। यहाँ पर क्या होता है, 65 से अधिक होती है, और यहाँ पर क्या होती है, इससे थोड़ी सी कम, यानी 55 से 65 तक की मात्रा होती है, ठीक है। अब हम यहाँ जो तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर अल्पशिलिक, अल्पशिलिक या बेसिन चट्टानें। अल्प, यहाँ अल्प का मतलब कुछ कम, ठीक है। अल्पशिलिक या बेसिन चट्टानें, सिलिका की यहाँ पर जो मात्रा है वो कितनी है, यहाँ पर 45 से 45 से 55%, कितनी, 45% से 55% की यहाँ पर है। उसका जो रंग है वो कैसा होता है, गहरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, ये अल्पशिलिक में रंग कैसा होता है, तो गहरा होता है। इसमें मात्रा कितनी होती है, 45 से 55 के बीच में इसमें मात्रा होती है। चौथा और अंतिम अत्यल्पशिलिक, अत्यल्प बहुत कुछ कम है, ठीक है, या बेसिन चट्टानें, इसको क्या कहते हैं, या अत्यल्पशिलिक या बेसिन चट्टानें, इसके नाम है ये, ठीक है। ये अल्पशिलिक बेसिन चट्टानें और ये क्या है, अल्पशिलिक बेसिन चट्टानें, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिन चट्टानें, इनमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो कितनी होती है, ओनली 45%, कितनी, 45% से कम, ठीक है, 45% से कम। और इसमें एग्जांपल, जैसे इसमें क्या है, डायोराइट और एंडेकार, इसमें ग्रेनाइट और ऑब्सिडियन, इसमें क्या है, पेरोडाइट, ठीक है। हमने इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार और बता देता हूं, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। 4 कौन-कौन से, अधिशिलिक या अम्ल प्रधान शैल। नंबर 1 इसमें एग्जांपल ग्रेनाइट और ऑब्सिडियन। नंबर 2 में मध्य सिलिका शेल, इसमें एग्जांपल है डायोराइट और एंडेकार, ठीक है। इसमें मात्रा कितनी होती है, 55 से 65 के बीच में होती है। अल्पशिलिक या बेसिन चट्टानें, सिलिका की मात्रा जो होती है वो 45 से 55 की होती है, और रंग कैसा होता है, गहरा होता है। और अत्यल्पशिलिक या बेसिन चट्टानें, इसमें जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 45 से कम होती है। 45 से कम किसमें होती है, तो अत्यल्पशिलिक या बेसिन चट्टानों में और पेरियोडाइट, ठीक है। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कुछ लोग इसमें वीडियो दूसरे भी देख रहे हो, जैसे बाय चांस आपको नर्सिंग वाले आपके दोस्त साथी हो, तो एक हमारा साथी का जो चैनल है वो जरूर आप देखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम, अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, देखो, KP नर्सिंग, ठीक है। ये क्लास करके मिल जाएगा आपको, KP डालते ही आ जाएगा आपका, KP पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना है, सपोर्ट करना है, आप भी पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना। उसमें क्या, उसमें मेरा भी जीके आएगा, भारत का टॉपिक भी आएगा, भारत के जो स्थिति विस्तार है उसके बारे में, उसको जैसे थ्योरी टाइप नहीं मिलेगा, उसमें सीधे प्रश्न जीके टाइप मिलेंगे, ठीक है। वो चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना है, और नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट है उनको आप भेज देना, तो कि वो पढ़ते रहेंगे और उनका फायदा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। और ठीक है, अभी तक 2 वीडियो डाले हैं, आपको उसमें देखते रहना, ठीक है। और कोई भी समस्या होगी तो आपको बता देंगे, ठीक है। आपको धन्यवाद।